सेंसिटिव स्किन असल में क्या होती है? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हार्श होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे होता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं, स्किन को इरिटेट कर देते हैं। डिटर्जेंट और कपड़ों का जो हम साबुन यूज़ करते हैं, स्किन इरिटेशन से क्या ताल्लुक है? ये जो हार्श केमिकल्स हैं जब स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो दे कॉज कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, रेडनेस होती है, बर्निंग फील होती है। ये सेंसिटिव स्किन वालों को अवॉइड करना चाहिए। एक टर्म यूज़ की जाती है पैच टेस्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट को लेके लगा के उसको 24 टू 48 आवर्स तक उसको छोड़ दिया जाता है, तो उससे फिर रिएक्शन होता है, स्किन इरिटेट होती है, ब्लिस्टरिंग के चांसेस होते हैं। इरिटेशन या स्किन इचिंग की बात की जाए, तो उसमें कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये एलर्जी है या इन्फेक्शन है? आपने कोई भी चीज़ अप्लाई की हो या कोई चीज़ नई यूज़ की हो और एकदम से आपको इचिंग स्टार्ट हो जाए स्किन के किसी भी पार्ट पे, स्किन जो है वो उभर आए, इसको हम हाइव्स कहते हैं। इन्फेक्शन इज यूजुअली नॉट ऑल ओवर द बॉडी, वो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे होती है। लोग हैं इचिंग जब उनको होती है तो वो खुद से स्टेरॉइड क्रीम्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बहुत कॉमन हो गया है और इस पे इतनी अवेयरनेस भी है, लेकिन फिर भी लोग इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें स्टेरॉइड क्रीम्स का एनीवेज यूज़ करना पड़ता है इचिंग को या स्किन की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए। हमारी ब्लड वेसल्स जो है स्किन में वो विजिबल हो जाती है, एक्ने ट्रिगर हो जाती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है। रैशेस की बात की जाए तो रैशेस की कौन कौन सी अलामत होती हैं? रैश जो है वो फ्रिक्शन की वजह से भी होता है, रैश किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। देखिए बच्चों में नॉर्मली एटोपिक डर्मेटाइटिस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। डार्क सर्कल्स के पीछे क्या बेसिक वजह होती है कि नींद की कमी या फिर इसकी और भी वजूहत होती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सारा स्किन स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा, एस्थेटिक फिजिशियन। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम स्किन के उन मसाइल पर बात करेंगे जिनको हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए सेंसिटिव स्किन, खारिश का होना या रैशेस का हो जाना, या फिर आंखों के नीचे स्याह हल्के और गर्दन और कोहनियों की स्याही के हवाले। तो नाज़रीन, हम जानेंगे कि क्या ये वाकई में मामूली मसाइल हैं या फिर इनको हम नज़रअंदाज करते हैं और हमारे लिए ज़्यादा बड़ा मसला बन जाते हैं, और इन मसाइल का हल क्या है। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि सेंसिटिव स्किन असल में क्या होती है, और क्या ये वाकई बीमारी है या फिर सिर्फ गलत प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का नतीजा है? सेंसिटिव स्किन बीमारी नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ स्किन। स्किन की काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। उस तरह सेंसिटिव स्किन भी होती है। कुछ केसेस में तो ये जेनेटिक होती है, लेकिन ज़्यादातर हम खुद अपनी स्किन को भी सेंसिटिव कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हार्श होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये 10-12 स्किन के रूटीन्स बनी हुई हैं। अगर उनको रेगुलरली यूज़ किया जाए तो स्किन बिकम सेंसिटिव, स्किन का बैरियर ख़राब हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की स्किन सेंसिटिव हो गई, उसके पीछे क्या वजह है? इसके अलावा हमारी ज़िंदगियों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे होता है। उसके साथ काफ़ी सारी और वजूहात भी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए या फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो वो स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं, स्किन को इरिटेट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो खुशबू वाले साबुन हो गए या फेस वॉश हो गए, वो किस तरह से हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं? जब हमारी स्किन सेंसिटिव होती है तो उसमें सबसे पहले यही चीज़ कही जाती है कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो फ्रेग्रेंस फ्री हो। उसकी वजह ये है कि खुशबू या फिर फ्रेग्रेंस जो है वो एलर्जी करती है स्किन में, और सेंसिटिव स्किन को तो और ज़्यादा इरिटेट करती है। तो जब भी इस तरह के फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल किया जाए तो स्किन रेड हो जाती है, इची हो जाती है, बर्निंग फील होती है। तो इनका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली सेंसिटिव स्किन में। इसके साथ-साथ अगर बात करें डिटर्जेंट और कपड़ों का जो हम साबुन यूज़ करते हैं, स्किन इरिटेशन से क्या ताल्लुक है? अच्छा, डिटर्जेंट्स जो हैं दे यूजुअली हैव वेरी हार्श केमिकल्स। ये हार्श केमिकल्स जो हैं ये अगर तो किसी की स्किन नॉर्मल है तो हो सकता है कि वो स्किन बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर स्किन सेंसिटिव है और स्पेशली जब ड्राई स्किन भी होती है तो वो भी ज़रा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये जो हार्श केमिकल्स हैं जब स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो दे कॉज कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, जिसकी वजह से स्किन में इरिटेबिलिटी आती है, स्किन इरिटेट हो जाती है, इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, बर्निंग फील होती है। तो ये जो केमिकल्स हैं जो कि हमारे साबुन साबुन में भी होते हैं, या फिर जो आप जैसे आपने कहा कि डिटर्जेंट्स, इनमें
ये सेंसिटिव स्किन वालों को अवॉइड करना चाहिए। सुनने में आता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करें तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। बट देखा जाता है कि जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं, वो अगर हर्बल या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाते हैं, तो उनके स्किन पर वो रिएक्ट कर जाती हैं। ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर नेचुरल चीज़ जो है वो सेंसिटिविटी ना कॉज़ करे और बहुत ज़्यादा इनर्ट हो। हुँ, कहने को तो नेचुरल हैं, जैसे कि आपने सुना होगा काफ़ी सारे नेचुरल ऑयल्स भी हैं। हुँ, पेपरमिंट ऑयल होता है, यूकलिप्टस ऑयल है, हुँ, सिट्रस ऑयल है। ये स्किन के लिए काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, हुँ, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए। तो कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से एलर्जिक होती हैं। हुँ। इस वजह से सेंसिटिव स्किन वालों को ये चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मतलब देखभाल के यूज़ करनी चाहिए। देखभाल की यूज़ करनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। और ज़रूरी नहीं है कि हर सेंसिटिव स्किन वालों को इन चीज़ों से रिएक्शन हो, लेकिन हुँ। कुछ को हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता। अच्छा, एक टर्म यूज़ की जाती है पैच टेस्टिंग। उस हवाले से हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि मतलब वो क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है? जी, पैच टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली तब जब आपने कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हो हुँ, और उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया भी हो कि इट माइट इरिटेट द स्किन। तो इसमें करते ये हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को लेके या तो कान के पीछे या फिर कोहनी के अंदर वाले हिस्से में लगा के उसको 24 टू 48 आवर्स तक उसको छोड़ दिया जाता है और फिर उसका रिएक्शन देखा जाता है। अगर तो स्किन रिएक्ट नहीं करती देन इट्स ओके टू यूज़। लेकिन कुछ सेंसिटिव लोगों में स्किन रिएक्ट कर जाती है, तो हमें पहले ही पता चल जाता है। और अगर हम पैच टेस्ट ना करें तो फिर और वही प्रोडक्ट जो है वो हम ऑल ओवर आवर फेस या ऑल ओवर द बॉडी अप्लाई कर लें, हुँ, तो उससे फिर रिएक्शन होता है, स्किन इरिटेट होती है, ब्लिस्टरिंग के चांसेस होते हैं, बर्निंग भी हो सकती है और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि सेंसिटिव स्किन में रोज़मर्रा मतलब ऑडियंस जो हमारी है, वो क्या गलती कर रही है अपनी रूटीन में? 3 मेजर मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए हुँ, और नहीं भी करनी चाहिए। ठीक है, वो मतलब क्या कि करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हुँ, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सन ब्लॉक जो है वो अप्लाई नहीं करते। स्किन सेंसिटिव है तो रेड हो जाती है या कुछ इस तरह से उन्हें लगता है। दिस इज़ वेरी बैड। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है हर स्किन क्योंकि टाइप को करना हर चाहिए। स्किन टाइप के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए भी। ठीक है। क्योंकि कुछ सन ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए इनर्ट होते हैं, दे कैन हुँ, ईज़िली बी यूज्ड। ठीक है। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है। हुँ, और तीसरी चीज़ जो है, वो ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करनी। सेंसिटिव स्किन वालों को डेफ़िनिटली ओवर एक्सफोलिएशन से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये होगी बात सेंसिटिव स्किन के हवाले से। अगर हम आगे बढ़ें, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इरिटेशन या स्किन इचिंग की बात की जाए, तो उसमें कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये एलर्जी है या इन्फेक्शन है? अच्छा, एलर्जी जो है, वो उसका हमें ऐसे पता चलता है कि आपने कोई भी चीज़ अप्लाई की हो हुँ, या कोई चीज़ नई यूज़ की हो और एकदम से आपको इचिंग स्टार्ट हो जाए, स्किन के किसी भी पार्ट पे या ओवरऑल योर बॉडी जनरलाइज़ भी हो सकती है। हुँ, हुँ, इचिंग स्टार्ट हो जाए, साथ में स्किन जो है वो उभर आए, इसको हम हाइव्स कहते हैं। ठीक है। वो हो जाए तो दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स एलर्जी। अब एलर्जी की अगर ज़्यादा टुवर्ड्स द सीवियर फॉर्म जाया जाए तो लिप्स की स्वेलिंग, टंग की स्वेलिंग हो जाती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो जाती है। ये चीज़ें जो हैं ये सारी एलर्जी एनाफिलैक्सिस की तरफ जाती हैं। इन्फेक्शन इज़ टोटली डिफरेंट। इन्फेक्शन इज़ यूजुअली नॉट ऑल ओवर द बॉडी, वो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे होती है। और हुँ, इन्फेक्शन में होता क्या है कि वो पार्ट जो है वो गर्म हो जाता है, रेड ज़्यादा हो जाता है, हुँ। कभी-कभी वहाँ पे पस पड़ जाती है, oozzing होती है। तो इन चीज़ों से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एलर्जी है या इन्फेक्शन। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मौसम की तब्दीली है, वो किस हद तक इस चीज़ को ट्रिगर करती है? स्किन इरिटेशन को या स्किन इचिंग को? मौसम की तब्दीली जो है, हुँ, स्पेशली जब मौसम ठंडे से गर्म की तरफ जा रहा होता है, तो हमारी एनवायरनमेंट में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है। हुँ, ह्यूमिड हो जाता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्किन जो है उसका बैरियर ख़राब होता है। पसीना ज़्यादा आता है, पसीना जब ज़्यादा आता है तो पसीने में हमारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि स्किन को इरिटेट करते हैं। हुँ। जब स्किन इरिटेट होती है तो उसमें क्या होता है, इचिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और एलर्जी जो है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपने 2-3 टर्म्स यूज़ की, ह्यूमिडिटी होगी, इचिंग होगी, पसीना हो गया। इनका आपस में क्या ताल्लुक है? जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमें पसीना आता है।
जब हमारी स्किन पे पसीना ज़्यादा आता है तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। अब हमारी स्किन जो है उसमें नेचुरल फ्लोरा होता है जिसमें बैक्टीरियाज भी हैं, फंगाई भी हैं जो कि हर किसी की स्किन पे होते हैं और एक नेचुरल हार्मनी में रह रहे होते हैं। वो हमें हार्म नहीं करते, दे आर एक्चुअली यूजफुल फॉर आवर स्किन। लेकिन जब पसीना ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो उनकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एक्ने ट्रिगर हो सकती है, स्किन इरिटेटेड ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पसीने की वजह से ट्रिगर हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि इचिंग से बचने के लिए कौन-सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए? किस तरह से आपको चलना चाहिए? इचिंग से बचने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि इचिंग की वजह क्या है। या तो सेंसिटिव स्किन की वजह से इचिंग होती है तो आपने ये देखना है कि यू हैव टू मॉइस्चराइज़ योर स्किन। उसको मॉइस्चराइज़्ड रखें और बैरियर रिपेयर क्रीम्स जो हैं वो अप्लाई करें। अगर तो इचिंग जो है वो एलर्जी की वजह से है तो एलर्जी नीड्स टू बी ट्रीटेड, उसके लिए मेडिसिन्स होती हैं जो कि ली जाती हैं और कुछ लोशंस होते हैं जो कि हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं एलर्जी को या फिर इचिंग को कम करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और स्किन की कंडीशंस होती हैं जैसे कि एक्जिमा है, सोराइसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर तो वो इश्यूज़ हैं तो फिर उनको ट्रीट किए बगैर इचिंग रिज़ॉल्व नहीं होगी। अच्छा, डॉक्टर साहब देखने में आता है कि जो लोग हैं इचिंग जब उनको होती है तो वो खुद से स्टेरॉइड क्रीम्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और वो खुद से क्यों करते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए ये स्टेरॉइड क्रीम्स जो है इसका ट्रेंड तो हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है। बहुत कॉमन हो गया है और इस पे इतनी अवेयरनेस भी है लेकिन फिर भी लोग इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल है इसको यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि दे यूजुअली गेट इमीडिएट रिलीफ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इमीडिएट रिलीफ जो है इट कम्स एट अ कॉस्ट। क्योंकि लॉन्ग टर्म डैमेज होता है और उसमें जो स्टेरॉइड्स होते हैं दे वेरी पोटेंट हाई स्ट्रेंथ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं। इनिशियली तो वो स्किन को इवन गोरा करने के लिए आपने सुना होगा बहुत स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ होती हैं। इनिशियली तो वो कर देती हैं, इचिंग को भी काम डाउन कर देती हैं और इवन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें स्टेरॉइड क्रीम्स का एनीवेज यूज़ करना पड़ता है इचिंग को या स्किन की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए। लेकिन इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो स्टेरॉइड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है और कितने अरसे तक यूज़ करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हाई स्ट्रेंथ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इट्स वेरी डैमेजिंग। और ये सारी चीज़ें डॉक्टर से रुजू करने के बाद ही पता चलता एग्जैक्टली, डॉक्टर है। से आप खुद से अज़्यूम नहीं कर सकते। मशवरे के बगैर तो कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्किन थिनिंग हो जाती है, स्किन में रेडनेस हो जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं स्किन में वो विजिबल हो जाती हैं, एक्ने ट्रिगर हो जाती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है, बहुत इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जी। होते हैं। अच्छा, इचिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ें, रैशेज़ की बात की जाए तो रैशेज़ की कौन-कौन सी अलामात होती हैं? देखिए रैशेज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और उसका भी ये है कि वजह पता होना चाहिए। अब हीट रैशेज़ भी होते हैं, रैश जो है वो फ्रिक्शन की वजह से भी होता है, रैश किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई अ मौसम रैश की वुड अपीयर। तब्दीली की वजह से भी? मौसम की तब्दीली की वजह से भी स्किन रिएक्टिव हो जाती है, स्किन का बैरियर खराब हो जाता है, तो उस वजह से भी रैश हो जाता है। अच्छा, ये एज फैक्टर मतलब मैटर कर रहा होता है कि बच्चों और बड़ों में जो स्किन इचिंग होगी या रैशेज़ होगी, इनकी अलामात डिफरेंट होती हैं? देखिए बच्चों में नॉर्मली एटोपिक डर्मेटाइटिस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और उस तरह से फिर उनका रैश भी होता है। जो बड़े होते हैं उनमें स्किन कंडीशंस और भी हो सकती हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस जिनकी वजह से रैशेस हो सकते हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट भी उसी लिहाज से होती है, पहले उनको असेस करके डायग्नोज किया जाता है कि वजह क्या है रैश की, फिर उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आगे चलें, हम बात करते हैं डार्क सर्कल्स की। तो डार्क सर्कल्स के पीछे क्या बेसिक वजह होती है कि नींद की कमी या फिर इसकी और भी वजूहात होती हैं? बिल्कुल, नींद की कमी एक वजह है डार्क सर्कल्स की, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। इसकी काफ़ी सारी वजह होती हैं। कुछ तो इसके मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको एलर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, साइनसेस का इश्यू होता है, तो उनके डार्क सर्कल्स ज़्यादा होते हैं। फिर जिन लोगों में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो, उन लोगों में डार्क सर्कल्स ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मतलब कि इट्स जेनेटिकली पॉसिबल एज़ वेल कि कुछ फैमिलीज़ में डार्क सर्कल्स चल रहे होते हैं, उनकी पिगमेंटेशन अराउंड आईज़ पे ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी डार्क सर्कल्स के कॉजेज़ होते हैं, जिसमें एक तो ब्लड वेसल्स की कंजेशन होती है। अगर ब्लड वेसल्स यहाँ पे कंजेस्टेड हैं, तो वो एक ब्लूइश सी डिस्कलरेशन देती हैं, जो कि डार्क सर्कल्स की तरह से नज़र आती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर वॉल्यूम लॉस हो, इस वाले अंडर आई एरिया में अगर वॉल्यूम लॉस हो, जिसको हम टीयर ट्रफ कहते हैं, तो वो भी डार्क सर्कल्स की फॉर्म में नज़र आता है। इट्स बेसिकली नॉट डार्क सर्कल, लेकिन क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से आता है वॉल्यूम लॉस की वजह से, तो वो लगता है ऐसे है कि
दिस इज पिगमेंटेशन अराउंड द आई। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, ये बताइएगा कि जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं डार्क सर्कल्स के रिलेटेड, तो आप उनको कैसे टैकल करती हैं? कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करती हैं? देखिए, डार्क सर्कल्स का इश्यू बहुत कॉमन है और बहुत से क्लाइंट्स आते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट में होता ये है कि वी हैव टू असेस देम। उनकी हिस्ट्री लेनी होती है, उनसे पूछना पड़ता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, नींद पूरी करते हैं, टाइम पे सोते हैं, डाइट कैसी है, स्ट्रेस फैक्टर्स तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के बाद देन वी हैव टू असेस कि किस टाइप के डार्क सर्कल्स हैं। वैस्कुलर डार्क सर्कल है, वॉल्यूम लॉस की वजह से है, पिगमेंटेशन की वजह से है, या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है। इसके कोई टेस्ट होते हैं, मतलब जिससे आप चेक करती हैं कि लाइक किस वजह से डार्क सर्कल्स हैं? देखिए, जो मेडिकल कंडीशंस या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हैं, उनके लिए तो ब्लड टेस्ट्स होते हैं, वो करवाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, वैस्कुलर इश्यूज़ की वजह से या फिर वॉल्यूम लॉस की वजह से या पिगमेंटेशन की वजह से, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन द पेशेंट इज़ असेस्ड। वो असेस करके पता चल जाता है कि कौन सा डार्क सर्कल है, और ट्रीटमेंट फिर उसी लिहाज से होती है। अगर तो वॉल्यूम लॉस है तो उसके लिए हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर पिगमेंटेशन है तो यूजुअली इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, जो कि घर में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, बल्कि करनी चाहिए। जो कि पिगमेंट रिड्यूसिंग सीरम्स होते हैं, जिनमें अल्फा ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, काफ़ी सारे, और इवन रेटिनॉइड्स आर क्वाइट गुड, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में। उसके अलावा हम क्लिनिक में भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि मेसोथेरेपीज़ हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं। सो अ लॉट कैन बी डन फॉर दीज़। मतलब ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके यहाँ पर स्टूडियो में अवेलेबल हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो डार्क सर्कल्स में जेनेटिक्स का कितना किरदार है? डार्क सर्कल्स में जेनेटिक्स का काफ़ी किरदार है। जेनेटिकली कुछ लोग प्रोन होते हैं डार्क सर्कल्स से। उनकी फैमिलीज़ में भी अगर आप देखें, उनके पेरेंट्स में भी काफ़ी डार्क सर्कल्स होते हैं। सिबलिंग्स को भी देखें तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे यूजुअली हैव लॉट्स ऑफ डार्क सर्कल्स। इस तरह के जो डार्क सर्कल्स होते हैं, दे यूजुअली बिकॉज़ ऑफ पिगमेंटेशन। उनको थोड़ा-सा ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अ लॉट कैन बी डन फॉर देम एज़ वेल। लेज़र ट्रीटमेंट्स, मेसोथेरेपी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर क्वाइट गुड। तो ये की जा सकती हैं। लेकिन पिगमेंटेशन जो है वो बेसिकली जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन लोगों में ही होती है। अच्छा, डार्क सर्कल्स की क्या एक और वजह ये भी है कि स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो एक 5 साल का बच्चा हो या फिर 18 साल का, या फिर जो मर्ज़ी एज फैक्टर हो। स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है तो डार्क सर्कल्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। जी, बिल्कुल, स्क्रीन टाइम की वजह से भी डार्क सर्कल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब होता क्या है कि जब हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को देख रहे हैं, या फिर गेम्स खेल रहे हैं, या फिर कुछ भी काम जो हम स्क्रीन पे बैठ के और बहुत नज़दीक स्क्रीन को रख के कर रहे हैं, तो हमारी आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है। जब आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है तो आपने देखा होगा कि वी यूजुअली ट्राई एंड रब द आइज़। आँखों को हम रब करते हैं तो उससे माइक्रो इन्फ्लेमेशन होती है। अबव द आइज़ एंड बिलो द आइज़ एज़ वेल। माइक्रो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन का नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होता है। उसमें हमारे मेलानोसाइट्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। जब मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट होते हैं तो पिगमेंट मेलानिन है, वो प्रोड्यूस होता है। जब मेलानिन ज़्यादा होगा तो पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी, तो इट्स डेफिनिटली कनेक्टेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि डार्क सर्कल्स में स्क्रीन टाइम कितना इफ़ेक्ट कर रहा होता है? लाइक सोने से पहले भी यहाँ पर हमारी जो यूथ है फ़ोन यूज़ कर रही होती है, आँखें आपके स्ट्रेस में जा रही होती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक तो ब्लू लाइट फ़िल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा सोने से पहले 1 से डेढ़ घंटा पहले कम से कम स्क्रीन्स का इस्तेमाल ख़त्म कर देना चाहिए। एक तो उससे माइंड भी रिलैक्स करता है, नींद में भी बेहतरी आती है, और डार्क सर्कल्स भी इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए घरेलू टोटकों के हवाले से डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए, तो आप सजेस्ट करेंगे कि घरेलू टोटके अप्लाई करने चाहिए? नहीं, मैं डार्क सर्कल्स के लिए बिल्कुल घरेलू टोटकों का इस्तेमाल नहीं रिकमेंड नहीं करेंगे? नहीं रेकमेंड करूँगी। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये एरिया जो है स्किन का, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। यहाँ की स्किन हमारी बहुत थिन होती है। तो अगर उस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहें घर में, तो ये स्किन बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। अब हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे, आपने फ्रीक्वेंटली सुना होगा, लोग लेमन वाटर अप्लाई करते हैं या लेमन का जूस अप्लाई करते हैं स्किन को ब्लीच करने के लिए। दैट्स वेरी, वेरी हार्मफुल। एक तो ये कि उससे स्किन बर्न हो सकती है, दूसरा ये कि अगर वो आँखों में चला जाए जूस, तो उससे अल्सरेशन हो सकती है, तो आई साइट पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें लोग घरों में करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट लगा लेना या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं। इवन जो नेचुरल चीज़ें, जैसे कि सिट्रस ऑयल्स हैं, यूकलिप्टस ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल, ये सारी चीज़ें भी इस एरिया में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो ये बहुत जल्दी रिएक्टिव फ़ेज़ में आ जाती है। क्या समझते हैं किस स्टेज पर जाकर डार्क सर्कल्स का मेडिकली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? कौन से स्टेज पे? अगर तो ये सवाल तो हमारा तब आएगा ना कि अगर तो पेशेंट ने काफ़ी अरसा घर पे
काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी पिगमेंटेशन जो है या तो ठीक नहीं हो रही या फिर और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो फिर दे हैव टू कम टू द क्लिनिक एंड गेट देमसेल्फ असेस्ड। तो बेहतर ये होता है कि स्टेज का इंतज़ार किए बगैर अगर डार्क सर्कल्स हैं तो पहले ही असेस करवा लें और उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इवन वो घर पे हो या क्लिनिक में हो, तो उसको ले लिया जाए। वैसे तो ये कि अगर कोई ट्रीटमेंट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं घर पे और फिर भी उनके डार्क सर्कल्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, उसके साथ रिंकल्स भी बढ़ रहे हैं और अगर उनकी आईसाइट जो है वो भी अफेक्ट हो रही है, देयर मेनी रीजंस। तो डेफिनेटली डॉक्टर से टेस्ट करवाएं और प्रॉपर इलाज करवाएं। अच्छा, अगर हम स्किन की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, पहले डार्क सर्कल्स की बात हुई है, बात करें गर्दन की स्किन और जो हमारी एल्बो होती है, इसकी स्किन में मतलब डिफरेंस क्यों होता है? मतलब ये ज़्यादा एरियाज डार्क क्यों होते हैं? अच्छा, गर्दन और एल्बो की जो कोहनी की जो हमारी स्किन होती है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। स्पेशली जो हमारी कोहनी की स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो कपड़ों से भी फ्रिक्शन होती है, फिर हम कहीं यहाँ पे इसको रखते हैं तो मूवमेंट में भी काफ़ी इसमें फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से स्किन जो है ये थिक हो जाती है और इसमें पिगमेंट जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब फ्रिक्शन होती है या कोई भी इन्फ्लेमेशन या किसी चीज़ से भी स्किन को स्ट्रेस मिलता है तो हमारे मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है। मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है तो उससे डार्कनेस ज़्यादा हो जाती है। और इवन नेक का भी यही है कि क्योंकि हमारे कपड़ों का, हमारे कॉलर्स जो है वो नेक के साथ काफ़ी ज़्यादा रब करते हैं, तो उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से स्किन जो है वो इरिटेट होती है, थिक भी हो जाती है और उसमें पिगमेंटेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़्यादा डार्क एरिया रहता है। इस वजह से ज़्यादा दाग होता है। अलबत्ता एक और चीज़ ये है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसमें नेक पे डार्कनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, या ओवरऑल बॉडी के कुछ पार्ट्स में पैची डार्कनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। स्पेशली अगर डायबिटीज़ हो या इंसुलिन सेंसिटिविटी हो या फिर हार्मोन्स का इश्यू हो, पीसीओएस हो, तो दिस इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एकांथोसिस निग्रिकेंस, जिसमें स्किन वेलवेटी पैचेस में डार्क हो जाती है, थिक होती है। तो इसकी असेसमेंट कराना और इसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। जो डार्कनेस है, मतलब स्क्रब करने से डार्कनेस कम होती है या फिर बढ़ जाती है? क्या सजेस्ट करेंगे आप? नहीं, स्क्रब करने से डार्कनेस कम नहीं होती। इट्स अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि डार्कनेस है, इसका मतलब है कि गंद लगा हुआ है या सही से सफाई नहीं हुई हुई, तो उसको ज़्यादा स्क्रब करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो और ख़राब हो जाता है। क्योंकि स्क्रब करने से स्किन में माइक्रो टीयर्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि और पिगमेंटेशन करती है। अच्छा, जो नेक डार्कनेस है या एल्बो डार्कनेस है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसके कुछ नॉर्मल एवरीडे मतलब प्रोसीजर्स होते मेडिकल हैं। ट्रीटमेंट से हट के आप अगर बताएँगे कौन-सी ऐसी चीज़ें, कौन-सी रूटीन हम अपने पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि ये चीज़ें खुद ही से ख़त्म हो जाएँ? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर डार्कनेस का कोई मेडिकल रीज़न है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या तो डायबिटीज़ है, पीसीओएस है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ओबेसिटी है, उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, सबसे पहले तो ये। इसके साथ आप कुछ ऐसी रूटीन्स घर पे कर सकते हैं जो कि वेरी ईज़ी और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती हैं। सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़ करें। डार्कनेस या फिर जो पिगमेंटेशन हो जाती है हमारी, वो मॉइस्चराइज़ करने से, स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा हमारे कुछ डीपिगमेंटिंग सीरम्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं जिनमें, जो कि मेडिकेटेड होते हैं, नॉट द स्टेरॉइड्स और मर्करी वन्स, जिनमें अल्फा ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर्स एज़ वेल। उनका इस्तेमाल करें घर पे, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। इसके अलावा एक्सफोलिएशन भी घर पे की जा सकती है, लेकिन नॉट द फिजिकल एक्सफोलिएशन, दिस इज़ केमिकल एक्सफोलिएशन, जो कि हम अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड्स के साथ करते हैं। इनको भी बहुत छोटी, थोड़ी अमाउंट में और हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार अप्लाई किया जाए और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़ कर लिया जाए, तो इट्स वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो नेक डार्कनेस है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर कोई क्लाइंट आपके पास सारा स्किन स्टूडियो पे आ रहा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगी? कौन-कौन से प्रोसीजर्स होंगे? अच्छा, ये डार्कनेस या पिगमेंटेशन जो है, इसके लिए अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो वी हैव टू असेस, उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, असेसमेंट करनी होती है। कोई मेडिकल कॉज तो नहीं है, उसको हम रूल आउट करते हैं, और अगर कोई है तो फिर उसको ट्रीट किया जाता है उसी तरह से। उसके बाद जो पिगमेंटेशन है उसके लिए काफ़ी क्लिनिक प्रोसीजर्स भी होते हैं जो हम कर सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, हम इसकी केमिकल पील्स कर सकते हैं विच आर वेरी बेनिफिशियल। उसके अलावा कार्बन लेज़र, कार्बन पील इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी इफेक्टिव। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर बात की जाए, व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज़ की जाती हैं या होम रेमेडीज़ हैं, इस एरिया पर ज़्यादा रिस्की क्यों होती हैं? देखिए, व्हाइटनिंग क्रीम्स और होम रेमेडीज़ जो हैं वो हर एरिया पे ही रिस्की होती हैं। पूरे फेस पे भी अगर आप अप्लाई करें तो दे आर वेरी रिस्की, एंड दिस एरिया इज़ नो, इट्स नो डिफरेंट। मतलब कि अगर आप व्हाइटनिंग क्रीम्स जिसमें मर्करी है, स्टेरॉइड्स हैं,
वो इन एरियाज पे अप्लाई कर रहे हैं या फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इनिशियली आपको फॉर अ फ्यू डेज यू विल सी अ गुड रिजल्ट, लेकिन उसके बाद वो पिगमेंटेशन जो है वो और बुरे तरीके से वापस आती है, रीबाउंड पिगमेंटेशन हो जाती है। और उसके अलावा स्किन जो है वो थिन हो जाती है, स्किन में बर्निंग होती है, इचिंग होती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो स्किन बैरियर को ख़राब करता है। और स्किन जब थिन हो जाती है तो उसमें तो काफ़ी इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं, और जब इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। तो दीज आर बेसिकली द स्टेरॉइड क्रीम्स, दे आर नॉट यूज़फुल एट ऑल, लॉन्ग टर्म में यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो नेक डार्कनेस है, आम आदमी हर बंदे को ये मसला है, मतलब एक लिमिट तक है। मतलब कौन सी ऐसी अलामत हैं कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए फिर जाके? देखिए, नेक डार्कनेस अगर तो वो पैचेस में है, वेलवेटी थिक स्किन के साथ है, तो डेफिनेटली द पर्सन नीड्स टू बी असेस्ड बाय अ डॉक्टर, क्योंकि वो एक कंडीशन होती है जिसको हम एकांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? डायबिटीज़ की वजह से, इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से, और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जो कि पीसीओएस में भी हो सकते हैं। इट्स वेरी एसेंशियल कि अगर आपको ये लग रहा है कि स्किन आपकी थिक हुई हुई है और वेलवेटी है और पैचेस में डार्कनेस है, तो इसको प्रॉपर्ली असेस कराएं डॉक्टर से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हमारी ऑडियंस को। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में आपने जाना कि स्किन के रिलेटेड मसाइल सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं बल्कि ओवरऑल एक मेडिकल हेल्थ का इशू है। और अगर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, कोर्सेज़ हैं स्किन के रिलेटेड के बेचे जा रहे हैं, उन पर अंधा एतमाद ना करें, और बल्कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से प्रॉपर टाइम पे रुजू करें ताकि ये ज़्यादा मसाइल आगे ना बढ़े। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए सारा स्किन स्टूडियो, और अपने सवालात कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।